बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत ने बिलाखिर माली साल 25-26 का कौमी इक़्तिसादी सर्वे पेश कर दिया है, जिससे मुल्क की मईशत की तस्वीर वाज़ेह हो चुकी है। सर्वे के मुताबिक एक तरफ शरह नमू में इजाफा देखा गया है तो दूसरी जानिब कई अहम अहदाफ हासिल नहीं हो सके। कौमी इक़्तिसादी सर्वे के मुताबिक मुल्क की मजमूई कौमी पैदावार की शरह नमू 3.7% रही, जो मुकर्ररा हदफ 4.2% से कम है। उसके साथ ही टैक्स वसूलियों समेत दीगर मुआशी अशारिये भी अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सके। महंगाई के महाज पे सूरत हाल मिली जुली रही। माली साल के पहले 10 माह के दौरान अफरात सर की औसत शरह 6.2% रिकॉर्ड की गई, लेकिन आलमी सतह पर कशीदा हालात और खासतौर पर अमरीका ईरान जंग और आबनाए हरमुज की मुमकिन बंदिश के खदशात ने अप्रैल और मई में अशियाए जरूरिया की कीमतों पर दबाव बढ़ाया, जिसके बाद मई के महीने में महंगाई की शरह बढ़ के 11.66% तक जा पहुंची, जो उस अरसे की रिकॉर्ड बुलंद सतह थी। मुआशी शोबों की कारकर्दगी का जायजा लिया जाए तो ज़रई शोबा 2.9% की शरह नमू के साथ मुकर्रर करदा 4.5% का हदफ हासिल नहीं कर सका। हालांकि हकीकत यह है कि चावल, गंदम, गन्ना और मकई जैसी अहम फसलों की पैदावार में इजाफा हुआ है। सनती शोबा भी तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतर सका और 4.30 के हदफ के मुकाबले में 3.51% की शरह से ही तरक्की कर सका है। दूसरी जानिब खिदमात के शोबे ने निस्बतन बेहतर कारकर्दगी दिखाई और 4% के हदफ के मुकाबले में 4.09% की शरह नमू हासिल की। बैरूनी शोबे में तरसीलाते ज़र एक मुस्बत पहलू के तौर पर सामने आई, जिनमें 9% इजाफा हुआ। जुलाई से मई के दौरान ये 38 अरब डॉलर तक पहुंच गई और अब ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि जून के इख्तिताम तक ये बढ़कर 41 अरब डॉलर हो जाएंगी। गुज़श्ता बरस भी बरामदात का हदफ हासिल नहीं हो सका था, जो 35.3 अरब डॉलर मुकर्रर किया गया था, और अब गुज़श्ता 11 माह के दौरान मुल्की बरामदात सिर्फ 28 अरब डॉलर तक महदूद रही। दरामदात का हदफ 65.2 अरब डॉलर रखा गया था, जबकि इसी मुद्दत में दरामदात 63 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी हैं। महसूलात के हवाले से अंदाजा लगाया गया है कि माली साल के इख्तिताम तक टैक्स वसूलियों का हजम 14,799 अरब रुपए रहेगा, जो हुकूमती अहदाफ से कम है। और ऐसे में आइंदा माली साल के लिए पॉलिसी समत मुतय्यन करने के लिए कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें विफाकी और सूबाई तरक्याती प्रोग्राम के लिए मजमूई तौर पर 3,669 अरब रुपए की मंजूरी दी गई। आइंदा माली साल के लिए मुआशी शरह नमू का हदफ 4%, जबकि महंगाई का हदफ 8.2% मुकर्रर किया गया है। लेकिन मौजूदा माली दबाव को मद्देनजर रखते हुए विफाक और सूबों ने अपने सालाना तरक्याती प्रोग्राम में मजमूई तौर पर 1,046 अरब रुपए की कमी पर इत्तफाक किया। विफाकी तरक्याती बजट 126 अरब रुपए कम करके 1,000 अरब रुपए कर दिया गया, जबकि सूबों ने मजमूई तौर पे 920 अरब रुपए कम खर्च करने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में इस बात पे जोर दिया गया कि मुल्क ने मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम हासिल कर लिया है, लेकिन अब रोजगार के मौके बढ़ाने, पैदावार में इजाफे और बरामदात को फरोग देने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि खत्ते में जारी जियो पोलिटिकल बहरान के बावजूद पाकिस्तान IMF की शराइत पर अमल दरामद करने में कामयाब रहा। इजलास में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी शरीक हुए, जबकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज अलालत के बायस शिरकत न कर सकी। इस मौके पर विफाक और सूबों के दरमियान बजट से मुतल्लिक जारी मुशावरत और हम आहंगी को भी जरूरी करार दिया गया। प्लानिंग कमीशन के मुताबिक आइंदा माली साल में दिफाई और सिक्योरिटी जरूरियात के अलावा नए तरक्याती मंसूबे शुरू न करने का फैसला किया गया है। सूबाई सतह पर पंजाब ने 749 अरब रुपए, सिंध ने 706 अरब रुपए, KP ने 455 अरब रुपए, जबकि बलोचिस्तान ने 308 अरब रुपए के तरक्याती बजट की मंजूरी दी। तीनों बड़े सूबों ने अगरचे अपने तरक्याती मंसूबों में कमी की है, लेकिन बलोचिस्तान के तरक्याती बजट में कोई कटौती नहीं की गई। इसके अलावा आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 88.8 अरब रुपए, जबकि KP के जमशुदा कबायली अजला के लिए 56 अरब रुपए मुख्तस किए गए। यूं बज़ाहिर ये दिखाई देता है कि हुकूमत मुआशी इस्तेहकाम हासिल करने के बाद अब मोहतात अंदाज में तरक्की की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही है और वसाइल की कमी और आलमी दबाव के बावजूद मुआशी तवाज़ुन बरकरार रखने को तरजीह दी जा रही है। नज़ीर, इसी मुआशी मंजरनामे पे और मुमकिना बजट के खदोखाल के ऊपर बात की जाएगी। हमें ज्वाइन किया है माहिर मईशत ज़ुबैर मोतीवाला साहब ने। ज़ुबैर मोतीवाला साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ज़ुबैर मोतीवाला साहब, आपने इक़्तिसादी रिपोर्ट देखी और अभी जो चहमगोइयाँ हो रही हैं, इससे पहले जो बाज़गश्त हो रही थी, जो मुशावरत हुई, जो सिफारिशात तरतीब पाई हैं, इसको मद्देनज़र रखते हुए आप क्या समझते हैं कि मजमूई कौमी पैदावार में जो इजाफा है, क्या ये इजाफा मुमकिनात में से है, रियलिस्टिक है, या फिर इसके पीछे आपको कुछ और चीजें दिखाई देती हैं जो अवामी नजर से ओझल है? मेरे को तो ये बड़ा रोजी पिक्चर दिखता है। एक्चुअल जो है समझ तो कल आएगी जब ये मेजर्स लेंगे। तो वो जो सारी जो बातें हैं जो अच्छी अच्छी वो बता रहे हैं,
कि 9% मोबाइल की सेल बढ़ गई और 17% फर्टिलाइजर की बढ़ गई, और लार्ज स्केल इंडस्ट्री में कुछ इजाफा हुआ है। फिर हमारे रिजर्व जो है 17.1 बिलियन डॉलर्स हो गए, 18 हो जाएगी तो वी वुड बी वेरी कंफर्टेबल पोजीशन हो जाएगा, विच इज इंटरनेशनल नॉर्म के 3 महीने के बराबर आपके पास होना चाहिए। अब इन सब चीजों को जब हम देखते हैं तो ये एक तरह का रोजी पिक्चर है कि साथ में ये जब हम देखते हैं कि 6% इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम हुआ है, जीडीपी में कमी हुई है। हाँ, एक और बहुत अच्छी बात ये हुई कि आपका जो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बहुत अच्छा हो गया, तो ओनली 258 मिलियन, आई थिंक फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री है, ये भी बहुत अच्छा है। इन सारी चीजों को जब हम देखते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ये सारी चीजें दुरुस्त हैं तो कल का बजट अच्छा होगा, आम आदमी की कम उसका होगा, अच्छा होगा, फ्रेंडली होगा, इसलिए कि आपके पास फिस्कल स्पेस आ गया। अब फिस्कल स्पेस जब आपके पास आ गया तो अब आप इसको यूटिलाइज कहाँ करेंगे? अब अगर आप इसको आपने आईएमएफ को खुदाफिज करना है और अपने पांव पे खड़ा होना है, तो आप इस फिस्कल स्पेस को इस्तेमाल करते हुए इंडस्ट्री को चलाने के बारे में सोचना चाहिए। अभी तक जितने 2-3 साल गए हैं इसमें इंडस्ट्री को बिल्कुल कंसिडर ही नहीं किया गवर्नमेंट ने किसी तरह से भी। अच्छा, जुबैर मोतीवाला साहब, इससे पहले कि इंडस्ट्री के ऊपर सर बात की जाए, आपने कहा जी करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो कम हुआ और तारीख की कम तरीन सतह के ऊपर है, लेकिन वहां पे एक और उधर उठाया जाता है कि तरक्याती जो फंड्स थे वही असल तरीके से उसका इस्तेमाल नहीं हो सका। मुख्तस तो किए गए लेकिन वो लगे कितने, उसकी शरह कितनी रही, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है। तो जब आप फंड्स मुख्तस करके लगाएंगे नहीं तो फिर करंट अकाउंट डेफिसिट तो ऑटोमेटिकली कम तरीन सतह पे तो आएगा ना सर? ऐसी बात नहीं, उसका इससे ताल्लुक नहीं है। जब आप करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करते हैं तो उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं होता। आप वो समझ लें कि जब हम करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करते हैं तो ओवरऑल जीडीपी को आप देख रहे हैं, ओवरऑल इकोनॉमी को आप देख रहे हैं। और जहां तक ये पीएसडीपी का सवाल है, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम का, तो उसका जो है ना उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं होता बिल्कुल भी। आप ये देखें पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर आपने इस दफा 1000 रखे, आपने 800 का कट किया है, ठीक है, यही आप कहना चाह रहे हैं। आप मुझे पिछले 4 साल का तज्जिया निकाल के देख लें, कभी भी हमने पीएसडीपी को पूरा इस्तेमाल नहीं किया। पिछले सालों में जब फ्लड आए तो हमने उसमें डाल दिया। हमारा जो मैक्सिमम इस्तेमाल जो होता है पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर वो 60% से ऊपर नहीं होता। तो अगर ये 1000 भी रख दिया उन्होंने और अगर ये खर्च कर लेते हैं पूरा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इससे आप उससे उसको आप लिंक ना करें, लेकिन पीएसडीपी को उन्होंने कम रखा है, ये बात आपकी ठीक है, उसको बढ़ा के रखना चाहिए था। लेकिन मैं समझता हूँ कि सूबों के ऊपर भी थोड़ी बहुत जिम्मेदारी डालनी चाहिए। एनएससी अवार्ड्स के अंदर फेडरल गवर्नमेंट के पास आप देखें, उन्होंने फाटा पाटा को भी देखना है, आजाद कश्मीर को भी देखना है, गिलगित बल्तिस्तान को भी देखना है। तो सूबों को जो 42% जो इनको मिलते हैं एनएफसी अवार्ड के, जो हम सोच रहे थे इस दफा इसको रिव्यू होगा और कुछ बेहतरी हो जाएगी। अच्छा सर, फिर रेमिटेंसेस के हवाले से आप क्या राय रखते हैं? वो जो कहा जाता है कि रेमिटेंसेस के अंदर इजाफा हुआ, तो उस इजाफे की वजह क्या दिखाई देती है? क्या ये एक्चुअल इजाफा है जिसका रुझान आने वाले सालों के अंदर दिखाई देगा, या ये वक्ती तौर पे था? सारे जो है ना एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होते हैं। जब आपकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम हुआ तो रेमिटेंसेस बढ़े। इसकी वजह यह है कि लोग पाकिस्तान से चले गए। पाकिस्तान से चले गए तो अपने लोगों को तो यहाँ पैसे भेजेंगे ना, ये वही इजाफा है which simultaneously synchronizes with the increase in number of Pakistanis working abroad. जब वर्किंग अब्रॉड के नंबर बढ़ा तो रेमिटेंसेस बढ़ गई, रेमिटेंस बढ़ गई तो यहाँ इंडस्ट्री जो है बंद हो गई। जब इंडस्ट्री बंद हुई तो दोनों चीजों को अगर आप एक साथ देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि ये वही चक्कर है। और मैं समझता हूँ कि ये इसमें 1 बिलियन मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लगता है, बाकी सारी चीजें जो है ना बहुत ठीक है। 38.8 अब 4 है, मेरे ख्याल से 40 पे क्लोज होगा जब साल बंद होगा। तो अब ये 40 बिलियन, इसमें जो अनयूजुअल जो है वो यूएई से $1 बिलियन से ज्यादा आया है, विच इज नेवर इन द हिस्ट्री, जो इस महीने में आया है पिछले में। अभी एक महीने 1 बिलियन का जो है उसको थोड़ा सा हमारी तशवीश है, बाकी सब जगह से ठीक है। अच्छा, फिर सर वो जो खदशात का इजहार किया जा रहा है ये गल्फ स्टेट्स में से पाकिस्तानियों के बेरोजगार होने के हवाले से, तो ये जो अभी नंबर इंक्रीज दिखाई देते हैं तो ये मुस्तकबिल में डिक्रीज होंगे या इस तरह ही मुस्तहकम रहेंगे? देखिए, मैं समझता नहीं हूं कि गल्फ से हमारे नंबर्स कम हो, क्योंकि अभी मैं कल परसों मेरे पास कुछ लोग आए हुए थे, उन्होंने कहा 1 लाख हमको जो है ना मेड्स चाहिए, सऊदी अरब वाले मांग रहे हैं, कुछ 60,000 कुछ और फैकल्टी में चाहिए। तो जो है ना अभी लोगों की वहां जरूरत है,
और लोग वहां जाते रहेंगे, लोग आएंगे, और एक्सपर्ट जो एरियाज हैं, जो नर्सिंग का है, वो तो बड़ा वो एरिया है जिसके अंदर इनके लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है, वहां भी मांगते हैं। इसी तरह से यूएई का जो है ना, हमारा जो है ना, वो हमें थोड़ा सा ऐसा रहता है कि वीजे बिल्कुल वहाँ डिनायल हो गए, वीजे नहीं मिल रहे, इसका आगे का क्या होगा ये हमारी समझ में नहीं आता। हम तो खुदाव कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो रेमिटेंसेस आ रहे हैं ये कम है मेरे हिसाब से। द वे द नंबर शुड गो, ये इट शुड रीच अबाउट 42-43 बिलियन होना चाहिए। साथ ही देखिए, मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि अब आप अगर पास अगर एक फिजिकल स्पेस अल्लाह ने दे दी, होम रेमिटेंसेस के जरिए आपके करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो गया, ट्रेड अकाउंट डेफिसिट कम हो गया, आपका खसारा कम हो गया, तो आप इस फिजिकल स्पेस को इस्तेमाल करें ना। इस फिजिकल स्पेस जो आपके पास पैदा हुई है आगे भी और बढ़ेगी। आप अगर हमारा एक्सपोर्ट जो 30-32 बिलियन डॉलर है, इसको अगर हम 40 पे ले जाएं, तो पाकिस्तान के पास तो सारे सर दर्द खत्म हो जाएंगे। ना आईएमएफ चाहिए, ना एडीबी चाहिए, ना किसी को बोलना है, ना किसी से पूछना है। हम अपने एक्सपोर्ट्स को सपोर्ट कर सकेंगे, उनको हम वो दे सकेंगे। हम डब्ल्यूटीओ को जो है ना, जो के अंडर रहकर जो बना दे सकते हैं इंसेंटिवाइज, हम कर सकेंगे। वही बांग्लादेश ने किया है। आप बांग्लादेश कोई आसमान से तो नहीं आया जो कि उन्होंने 0 से लेकर 54 बिलियन पे सिर्फ टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट पहुंचा दिया। इंसेंटिव्स हैं वहां। ये आईएमएफ अब आया, पहले आईएमएफ तो नहीं था, तो वो अपने हिसाब से गैस की प्राइसेस को कम रख के अपनी कॉस्ट को कम कर लेते थे। वो जो चीज है ना, वो हमको करनी पड़ेगी, हमको समझना पड़ेगा कि हमने नया दाखिला लिया है। आज हमारी एबीसीडी से हमने शुरू करना है। इसी तरह से जो उन्होंने किया, ये गारमेंट को खोल दिया, इसके बाद इसको खोल दिया, बाकी सारी चीजों को भी अगर आप देखें, वर्टिकल इंटीग्रेशन उन्होंने किया। पहले गारमेंट लगाया, फिर डाइंग लगाई, फिर प्रिंटिंग लगाई, फिर वीविंग लगाई, फिर स्पिनिंग लगाई। हमारी तरह पहले स्पिनिंग के साथ आगे नहीं गए। दे आर नॉट बोर्न विद टेक्सटाइल, सो दे अंडरस्टूड दिस थिंग के क्या होगा। हमको इन पॉलिसीज को समझना चाहिए, विच पॉलिसी इज बेस्ट फॉर पाकिस्तान। अगर आपने पाकिस्तान के एक्सपोर्ट को बढ़ाना है तो ये चंद 12-14 घरों से निकलना पड़ेगा। छोटे स्मॉल एंड मीडियम साइज को हमने बड़ा करना पड़ेगा। हमने नंबर ऑफ पीपल एक्सपोर्टिंग को बड़ा करना पड़ेगा। नंबर ऑफ यूनिट्स जो एक्सपोर्ट करें उनको बढ़ाना पड़ेगा। उनकी तकलीफों को देखना पड़ेगा, कहाँ उनको तकलीफ कहाँ हो रही है। मैं जहां तकलीफ हो रही है मैं उनकी तकलीफ को दूर करूं। क्या उसके पास गैस का प्रेशर नहीं आ रहा, हम उसको देख लें। क्या उनके पास कोई ब्यूरोक्रेसी का प्रॉब्लम है, क्या एफबीआर का प्रॉब्लम है। इन सारे प्रॉब्लम्स को एक दफा बैठ के हल करना होगा। अब आप ये देखें कि होम रेमिटेंसेस से आपके आम आदमी को कोई फायदा नहीं होगा। ये आपका करंट अकाउंट डेफिसिट कम कर देगा, रिजर्व्स बढ़ा देगा, लेकिन करंट अकाउंट आपको अगर आम आदमी को नफा देना है तो उसके लिए क्या करना है? ये करना है कि हमने इंडस्ट्रियों का जाल बिछाना है। जो इंडस्ट्री चल नहीं रही है उनको चलाना है। जो कम एफिशिएंसी पे चल रही है, कम कैपेसिटी पे चल रही है, उनको अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है। इन सारे कामों के लिए आपको कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करना है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लाना है। अच्छा चलिए सर, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम करने के हवाले से तो ठीक है, लेकिन मेरा एक आखिरी सवाल सर, जो टैक्स के हवाले से वसूली है वो कम रही है। अहदाफ मुकम्मल नहीं हुए, कभी भी नहीं होते, लेकिन अब उसके अंदर फिर से इजाफे की जो बातें हैं, तो हम टैक्स नेट को बढ़ाने के बजाय टैक्स रेट के ऊपर जो तवज्जो दिए जा रहे हैं, इसकी बुनियादी वजह क्या है? और क्या मजबूरी है कि हम टैक्स नेट वाले दायरा कार को नहीं बढ़ाते और दूसरी तरफ ही तवज्जो देते हैं और वक्ती तौर पे इकदाम उठाते हैं? क्या हमारे ऊपर कोई कदगन है, या हमारी सोच महदूद है, या फिर लोग उसकी एक्सेप्टेंस नहीं रखते? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है, वैलिड सवाल। पाकिस्तान के लिए ये सवाल मतलब सालों से लोग करते हैं, इसका जवाब नहीं मिलता। आप ये देखें, जो आप बात कर रहे हैं इतनी मतलब 100% करेक्ट है। व्हाई डोंट यू ब्रॉडन द टैक्स नेट? और आप क्यों जो टैक्स पेयर्स हैं उनके ऊपर आप मजीद बोझ डालते हैं? आज आपने सुपर टैक्स लगा दिया, ये जो है ना, और कुछ भी नहीं है, ये आसान रास्ता है। आसान रास्ता क्या है कि जो दे रहा है वो तो मेरे हाथ में है, उसकी सारा कच्चा चिट्टा सब मेरे पास है, उसके ऊपर मैं मजीद टैक्स लगा दूं, गिन लूं कितना हुआ। और जो आपने बात की कि टैक्स कम कितना क्यों कलेक्ट कम हुआ, टारगेट क्यों मीट नहीं हुए, तो आपके पास सिंपल हिसाब है। 6% आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम हो गया। टैक्सेस क्या चीज होते हैं? देखिए, टैक्सेस आर नथिंग बट द बाय प्रोडक्ट ऑफ द वाइब्रेंट व्हील ऑफ द इकोनॉमी। आपका वाइब्रेंसी व्हील में कम होगी, आपका प्रोडक्शन कम होगा, आपकी जब सारी जो आपकी प्रोडक्टिविटी है, जब आपका प्रोडक्शन आएगा जब भी तो सेल टैक्स लगेगा ना। सेल्स टैक्स कब मिलेगा? जब सेल्स होंगी। सेल्स कब होंगी? जब प्रोडक्शन होगा। प्रोडक्शन जब नहीं हो सकेगा और प्रोडक्शन आपका कम हो जाएगा, आपका माल इंपोर्टेड माल के सामने बिक नहीं सकेगा, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट। अब दुनिया की मंडियों में आप महंगे होने की वजह से अपना एक्सपोर्ट नहीं कर सकेंगे। ये सारी वजूहत है।
अब आप इसको जब देखेंगे, ये 6.6% इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम हुआ है। अब आप देख लें कि कलेक्शन कितना कम हुआ है। दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड है एक दूसरे के साथ। आप इसके साथ जब रिलेट करते हैं तो आपको सारी चीजें समझ आ जाती है। अब मैं कहता हूँ कि आज भी सुबह हुई है, हमें आज भी जो है ना अपने अकल के नाखून लेने चाहिए और हमने स्मॉल एंड मीडियम साइज को किसी तरह से लार्ज स्केल में बदलने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। यानी मुश्किल काम नहीं है, मामूली इकदामात हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ी तगोदो करने की जरूरत है, थोड़ी सी सोच बदलने की जरूरत है, नई जिद्दत को अपनाने की जरूरत है, तो हालात बेहतर हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया जुबैर मोतीवाला साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इशूज़ पर बात करेंगे, बिलखुसूस अमरीका और ईरान मुमकिन जंग या मुज़ाकरात के हवाले से एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, अमरीका के ईरान पे ताज़ा फ़ज़ाई हमलों और ईरान की फौरी जवाबी कार्रवाई के बाद खलीजी खित्ता एक बार फिर बराह रास्त तसादुम के दहाने पर है। ईरान ने यह दावा किया है कि उसने कुवैत और बहरीन में कायम अमरीकी फौजी अड्डों को एक बार फिर निशाना बनाया, जबकि अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक कार्रवाइयों का दूसरा दिन मुकम्मल हो चुका है। यह ताज़ा पेशरफ्त अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद सामने आई जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान मुआहिदा करने में गैर जरूरी ताखीर कर रहा है, और उन्होंने आज एक बार फिर ईरान पर हमलों की धमकी दी है। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक कुवैत की अली अल सालिम और अहमद अल जाबिर, जबकि बहरीन के शेख ईसा एयर बेसिस पर हमले किए गए और 18 अहम अमरीकी अस्करी असासों को तबाह किया गया। ईरान ने एक रोज पहले भी इसी नौइयत के हमलों का दावा किया था। ईरानी सदर ने वाजे किया है कि ईरानी कौम को बमबारी, धमकियों या फौजी दबाव के जरिए झुकाना मुमकिन नहीं। उन्होंने यह एतराफ भी किया कि ईरान को पाबंदियों के बायस शदीद मुश्किलात का सामना है, लेकिन यह एक इम्तिहान है जिसका कामयाबी से सामना किया जाएगा। ईरानी पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने दो टोक अल्फाज में खबरदार किया कि इस बार जंग शुरू हुई तो यह सिर्फ खलीज तक महदूद नहीं रहेगी। पाकिस्तान ने ईरान और अमरीका की हालिया कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए फरीकैन से तहम्मुल का मुजाहिरा करने और मुज़ाकरात की राह इख्तियार करने की अपील की है। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के मुताबिक इस्लामाबाद अब भी ईरान अमरीका मुज़ाकरात के हवाले से पुरुमीद है और मुख्तलिफ ममालिक के साथ राबितों में है। पाकिस्तान ने एक बार फिर यह वाज़ेह किया है कि मसाइल का हल सिर्फ बातचीत से ही मुमकिन है और इसी मकसद के लिए सिफारती कोशिशें जारी हैं, जिनमें पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हालिया दौरा ईरान और इलाकाई राबिते शामिल हैं। ईरान का एक मुतालिबा यह भी है कि अमरीका मशरक़ वस्ता से अपने अड्डे खत्म करे, लेकिन अमरीका के लिए ऐसा कोई भी फैसला करना आसान नहीं होगा, क्योंकि अमरीका खित्ते में 1940 की रिहाई से मौजूद है। 1945 में सऊदी शहर अल ज़ोहरान में खित्ते में अव्वलीन अमरीकी फौजी अड्डा कायम किया गया। 9/11 के बाद खित्ते में अमरीका की अस्करी मौजूदगी में नुमाया इजाफा हुआ और अमरीकी महकमा दिफा के मुताबिक इस वक्त खित्ते में तकरीबन 40,000 अमरीकी फौजी तैनात हैं, जबकि 7 अक्टूबर से पहले यह तादाद 34,000 के लगभग थी। खित्ते में सबसे बड़ा अमरीकी अड्डा कतर का उदैर एयरबेस है, जो 1996 में कायम हुआ और दोहा के करीब वाक़ है। यह अमरीकी सेंट्रल कमांड के फजाई ऑपरेशंस का मरकज है, जहां तकरीबन 8,000 अमरीकी फौजी तैनात हैं और बरतानवी अफवाज भी बारी बारी यहां मौजूद रहती हैं। कतर ने 2000 में अमरीका को इस अड्डे तक रसाई दी, 2001 में यह अमरीकी कंट्रोल में आया और 2002 में बाकायदा मुआहिदे के जरिए इसकी हैसियत को तस्लीम कर लिया गया, जबकि 2024 में इसकी मौजूदगी में मजीद 10 साल की तौसीक की खबरें सामने आई। अमरीकी फौज सिर्फ कतर में ही मौजूद नहीं, बल्कि बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, यूएई, शाम, उर्दन, मिस्र, कब्रस और इराक में भी अमरीकी फौजी अड्डे कायम हैं। इसके अलावा बोहरा अहमर, खलीज ओमान और बोहरा रोम में अमरीकी बहरिया की मौजूदगी भी बरकरार है। अमरीका की इस वसी अस्करी मौजूदगी के पसे पर्दा कई अवामिल कार फरमा है। अमरीका की खत्ते में मौजूदगी की बुनियादी वजूहात में मशरक़ वस्ता की जोग्राफियाई अहमियत, आलमी तजारती रास्ते और खत्ते के कुदरती वसाइल नुमाया है। अमरीका अगरचे तेल की पैदावार में खुद कफील हो चुका और 2022 में उसकी तेल की पैदावार सऊदी अरब से भी ज्यादा रही, लेकिन वो अब भी खत्ते में दीगर ताकतों खुसूसन चीन और यूरोप के तवानाई के ज़खायर पर नजर रखना चाहता है। इसके साथ साथ इजराइल के अमरीका के साथ ताल्लुकात तारीखी भी अहम है और 1948 में इजराइल के क़याम के फौरन बाद ये ताल्लुकात कायम हुए और ये अड्डे बिलवास्ता तौर पे इजराइल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं। एक और वजह यह है कि अमरीका खुद को खित्ते का पुलिसमैन तस्वर करता है और दूसरा खित्ते में ईरान अमरीका का एक बड़ा हरीफ है, जिसके बायस अमरीका खित्ते में अस्करी असासों और इत्तेहादी ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौजी मौजूदगी को जरूरी तस्वर करता है। यूं मौजूदा कशीदगी सिर्फ चंद हमलों तक महदूद नहीं, बल्कि एक वसी तर जुग्राफियाई, सियासी और अस्करी तवाज़ुन का हिस्सा है, जहां हर इकदाम का असर न सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी मईशत और सलामती पर भी हो रहा है। नाज़रीन, इसी मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है साबिक मुस्तकिल मंदूब अक़वाम मुत्तहिदा सरदार मसूद खान साहब ने। सरदार मसूद खान साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, इस वक्त जो कशीदगी जारी है और डोनाल्ड ट्रंप ने एक और जो स्टेटमेंट दी कि आज रात जो है वो ताकतवर हमला हो सकता है ईरान के ऊपर और बिलखुसूस
खारिक का हवाला दिया गया जो उनका आइलैंड है जहां से तेल की तरसील होती है। अगर हालात इसी नहज पे पहुंच चुके हैं जिस समत का इशारा डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट ट्रुथ सोशल का बयान दे रहा है, तो फिर आने वाले दिन कैसे होंगे? और अगर हालात इस नहज पे नहीं है तो ये बयान क्यों कर? देखिए, अगर पिछले 24 और 48 घंटों का पैटर्न देखा जाए तो ये मुमकिन है कि वो ये हमला करें और सख्त हमला करें। और खाग आइलैंड का उन्होंने जिक्र किया है, लेकिन अब तक उनका जो हदफ है वो ईरान का जनूबी इलाका रहा है, जिसमें कशम आइलैंड है, सरिक है, जस्क है, उसके अलावा जो मिनाब का इलाका है या बंदर अब्बास जो है, जो उनकी बंदरगाह है। और वहाँ जो मिलिट्री सर्वेलेंस और जो मवासलाती निज़ाम है और उसके बाद फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम है, उसके ऊपर हमले करते रहें। खाग आइलैंड के ऊपर अगर वो हमला करेंगे तो सिर्फ फ़िज़ाई हमला नहीं होगा, क्योंकि उनके वहाँ जो पैराट्रूपर्स भी मौजूद है और एम्फीबियन फोर्स भी मौजूद है। तो उसके लिए तो उनके पास ये ऑप्शन होगा कि वो अपने बूट्स ऑन द ग्राउंड लाएं और उसके बाद जो है उसके ऊपर कब्जा करें, क्योंकि खाग आइलैंड के ऊपर वो पहले भी हमला कर चुके हैं। खाग आइलैंड की जो धमकी है वो एक तरीके से ख़तरनाक है और दूसरी तरफ से समझ में नहीं आ रही, क्योंकि खाग आइलैंड के ऊपर कब्जे के बाद वहाँ हलाकतें हो सकती हैं अमेरिका की। और अमेरिका में ये जंग इस वक्त बहुत गैर मकबूल है, कोई भी नहीं चाहता कि ये जंग हो या तवालत इख्तियार करे। और अमेरिका ने पहले से ही ईरान की तमाम बंदरगाहों का, यहाँ तक कि खलीज ओमान में भी जो बंदरगाहें हैं खलीज फ़ारस के अलावा, उनके ऊपर जो है एक नाकाबंदी की हुई है, एक बहरी मुहासरा मुसल्लत किया हुआ है। तो उसे इसकी ज़रूरत नहीं है कि वो खाग आइलैंड के ऊपर करे। उससे ज़्यादा जो है उसने जो कहा है वो ख़तरनाक है और तशवीशनाक है सदर ट्रंप ने, वो ये है कि उनकी जो ऑयल इंस्टॉलेशंस के ऊपर है वो हमला करेंगे। और अगर ऑयल इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमला करेंगे, वो किसी भी जगह पे हो सकते हैं, या ऑयल एंड गैस जो है वहाँ पार्स उनका एक बहुत बड़ा गैस फील्ड है जो कतर और इन दोनों ममालिक के पास है, ईरान के पास है। तो उसका सबसे बड़ा ख़तरा यह है कि दुनिया की सप्लाई चेन्स और भी बुरे तरीके से मुतासर होंगी। ख़ुद अमेरिका उसकी जद में आएगा। पहले ही एक आलमी सतह पे माशी बहरान है, वो शदीद तर हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त डिप्लोमेसी भी जारी है पाकिस्तान की तरफ से भी और कतर की तरफ से। कतर जो है वो इस कज़िये को तय करने की कोशिश कर रहा है जो ईरान के मुंजमद असासों से मुताल्लिक़ है। तो सर अगर ये हमला होता है, तो फिर इसके जवाब में ईरानी रिटेलिएशन बिलखुसूस खित्ते में अमरीकी अहदाफ के ऊपर, और अगर उसकी उन इंस्टॉलेशन के ऊपर हमला किया जाता है जिनका ताल्लुक तवानाई से है, तो फिर तवानाई के कितने सेक्टर्स जो हैं इस खित्ते के वो मुतासिर होंगे या ख़तरे के अंदर पड़ेंगे? ईरान ने भी बड़े सख्त बयान दिए हैं। उन्होंने कहा है कि उन जो गुज़श्ता 2 दिनों में हमले हुए, उनको कहा है कि ये अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की ख़िलाफ़ वर्जी है। और दूसरे उन्होंने ये कहा है कि अगर आपने हरमुज़ में या उसके अलावा दूसरे जगहों के ऊपर हमले किए गए तो जवाबी हमले किए जाएंगे। उन्होंने उससे भी कहा है जो 3 खलीजी रियासतें हैं उनसे मुखातिब होते हुए, बल्कि मशरक़ वस्ता की रियासतें जिसमें उर्दन भी शामिल है, उनसे उन्होंने कहा है कि देखिए आप जो है अपनी सॉवरन टेरिटरी अमेरिका को इस्तेमाल न करने दें, लेकिन अगर आप इस्तेमाल करने देंगे तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे और उसकी जद में आप आएंगे। उसमें जो है इस जो अमेरिका की बेसिस हैं वहाँ पर, यानी सेंटकॉम की बहुत सारी बेसिस जो हैं मशरक़ वस्ता में, कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसमें बेस ना हो। तो उसमें वो ये कहते हैं कि वो जवाबी हमले करेंगे। उन्होंने बड़ी शदीद धमकी दी है कि इस मरतबा उनका जवाबी वार बहुत ही ख़तरनाक होगा और पूरे जो खित्ता है उसको वो जंग के शोरों की लपेट में आ जाएंगे। इसमें ख़ास तौर से आपने जो सवाल किया, तो जो अमेरिकन बेसिस हैं, जो अमेरिका का 5th फ्लीट है जो बहरी बेड़ा है, वो उस बहरीन में मुक़ीम है। उसके अलावा जो है जो कतर में जो है उनका सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, यहाँ जो हवाई बेस है। और इसी तरीके से बाकी जगहों पे भी, सऊदी अरब हो, कुवैत हो, उर्दन हो या ओमान हो, फिर जो है इन तमाम इलाक़ों में उनके अफ़वाज तयनात हैं। तो इस वजह से ये होगा कि ये पूरे का पूरा यहाँ पूरा खित्ता जो है वो जंग की जद में आ जाएगा। अच्छा सर, इस पूरे अमल में जब आप बैक चैनल डिप्लोमेसी की बात और आप कहते हैं कि पाकिस्तान एक्टिव है, कतर एक्टिव है, खित्ते के दीगर ममालिक एक्टिव हैं,
वो जो हमले ईरान के ऊपर हुए थे या ईरान ने जवाबी किए थे, तो उस वक्त भी उसने सऊदी अरेबिया और टर्की के साथ राबिता रखा। लेकिन इस पूरे मंजरनामे में दो बड़ी ताकतें रशिया और चाइना, डोनाल्ड ट्रंप के विजिट के बाद उनका क्या किरदार रहा है और मौजूदा सूरत हाल में क्या किरदार दिखाई देता है? क्या सिर्फ खामोश तमाशाई का या फिर पसे पर्दा कुछ और चल रहा है? देखिए, चीन ने तो पाकिस्तान से मिलकर फरीकैन को ये सलाह दी थी कि जंगबंदी होनी चाहिए, मुकालमा होना चाहिए और उसके बाद फ्रीडम ऑफ नेविगेशन थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, और तकरीबन गुफ्तगू उसी के आसपास हो रही है। और फिर भी ये भी था कि भाई न्यूक्लियर डील कर लें किसी तरीके से। पहले से एक 2015 की एक न्यूक्लियर डील मौजूद थी। सदर ट्रंप उसमें इजाफा चाहते हैं ताकि वो ये दिखा सकें कि सदर बराक ओबामा से उन्होंने बेहतर एक डील दी है अमेरिका को और ईरान के मुकाबले में। तो लेकिन ये जो है आपने जो कहा है वो खामोश तमाशाई नहीं है, पसे पर्दा वो भी मुतहर्रिक हैं। सदर पुतिन ने भी उनको मशवरा दिया था सदर ट्रंप को, एक बहुत लंबी इनकी टेलीफोन कॉन्वर्सेशन हुई थी कि जंग का खात्मा किया जाए। उन्होंने बल्कि अपनी सालसी की भी पेशकश की थी और उन्होंने ये भी पेशकश की हुई है कि अगर ईरान मान जाए तो जो उनके पास जौहरी मवाद है, जो इनरिच्ड यूरेनियम के स्टॉक पाइल्स हैं, वो अपनी तहवील में लेने के लिए तैयार हैं। और फिर यह है कि उन्होंने अभी कुछ अर्सा पहले जो ऐलान किया था कि बुशेहर में जो इनका न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसकी मैनेजमेंट रूस के हाथ में थी, तो वो लौटने के लिए तैयार थे, कि वहाँ लौटने के लिए तैयार थे। तो इसलिए यह है कि रूस भी पसे पर्दा किरदार अदा कर रहा है, चीन भी कर रहा है। लेकिन अगर इनके ऊपर कोई, इनके दरमियान अगर कोई न्यूक्लियर मुआहिदा हुआ तो उसके जो ज़ामिन होंगे इसमें चीन, मेरा ये अंदाज़ा है कि चीन, रूस और यूरोपीय ममालिक, बिलखुसूस जो है अमेरिका, बिलखुसूस जो है बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी का शामिल होना ज़रूरी है। अच्छा सर, मेरा एक आखिरी सवाल ये कि आप क्या समझते हैं कि ऐसी सूरत हाल तक पहुंचने में कितने दिन लगेंगे, कितने हफ्ते लगेंगे, कितने महीने लगेंगे, और उस वक्त तक दुनिया इस पूरे मंजरनामे को किस हद तक भुगतती रहेगी? देखिए, सदर ट्रंप के बयानात के ऊपर अगर आप तवज्जो दें तो उनमें तजाद भी होता है, लेकिन उसके एक पैटर्न जो आपको नज़र आता है कि वो आमतौर पे हौसला बढ़ाने के लिए, ख़ासतौर से माशी मंडियों का और उसके आलमी मंडियों का और अपनी कैपिटल मार्केट्स को संभाला देने के लिए, वो आमतौर पे मुस्बत बयानात भी देते हैं कि 2 दिन में, अगले हफ्ते, 1 हफ्ते में डील हो जाएगा। ईरानी बहुत कोशिश कर रहे हैं, मैं भी जो है डील चाहता हूँ। तो ये फिर जो और फिर जो है ये जंगबंदी जो है अप्रैल के अवाइल में हुई थी, अभी तक जंग एक किसी न किसी शक्ल में जारी है, सालसी भी जारी है। तो ये सही अंदाज़ा लगाना कि कितने दिन लगेंगे, कितने हफ्ते लगेंगे, ये बड़ा मुश्किल है। लेकिन दैट सेड, मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त सदर ट्रंप जल्दी में है कि वो चाहते हैं कि किसी तरीके से ईरान उनकी शराइत मान जाए और वो साथ साथ फतेह याब भी होने का एक नक्कारा बजा सकें। और ईरान जो है जिस किस्म की शराइत, कड़ी शराइत उसने सामने रखी हुई, उनसे दस्तबरदार हो जाए। तो ये मुमकिन नहीं है कहीं, मेरा ख्याल है। और एक ये भी अमेरिका का एक अजीब तरीक़ा है कि वो बमबारी के ज़रिए पीस डील करवाना चाहते हैं। हालांकि इसका आमतौर पे मुज़ाकरात की मेज़ के आमने सामने ये मामलात हल किए जाते, मैदान जंग में नहीं किए जाते। लेकिन अगर ये जंग दोबारा से छिड़ गई तो उस वक्त भी सफारतकारी की ज़रूरत होगी, उस वक्त भी सहूलतकारों की ज़रूरत होगी, सऊदी पाकिस्तान की और ओमान, कतर, उसके अलावा तुर्की, मिस्र, सऊदी अरबिया, जो एक ग्रुप बना था, जो इलाकाई ग्रुप बना था, इसकी ज़रूरत होगी ताकि ये न सिर्फ पैगाम रसानी करें बल्कि दोनों फरीक़ैन को एक मरतबा फिर आमादा करें कि जंग ख़त्म करें, दोनों फरीक़ैन को एक बार फिर आमादा करें कि जंग ख़त्म हो और एक ऐसा मुआहिदा जो है वो तश्कील पाए कि जिसके ऊपर कोई हर्फ ना आए और जिससे वो जो इबहाम माजी के थे वो दूर हो जाए। बहुत शुक्रिया सरदार मसूद खान साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इशूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने बयानात की वजह से हमेशा खबरों में रहते हैं। उन्होंने अब ये दावा किया है कि इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू शायद सियासत से रिटायर हो जाएं, जिसके बाद इजरायली वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से बहस शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। लेकिन इजराइल की हुक्मरान जमात ने फौरी तौर पर वाज़ेह कर दिया है कि नेतन्याहू आइंदा आम इंतखाबात में पार्टी की क़यादत करेंगे और वो कामयाबी के लिए पुरअज़्म है।
ट्रंप ने अपने बयान में यह भी कहा कि नेतन्याहू ने एक तवील और नुमायां सियासी सफर तय किया है, लेकिन मौजूदा जंगी हालात में यह वाज़ेह नहीं कि वो इक़्तिदार में रहना चाहते हैं या नहीं। अमरीकी मीडिया ने सदर ट्रंप के इस बयान को दोनों रहनुमाओं के दरमियान लबनान में जंगबंदी के मामले पर बढ़ते हुए इख्तलाफात के पस मंजर में पेश किया और ट्रंप के बयान को एक बिलवास्ता पैगाम करार दिया। ट्रंप के इस हालिया बयान के बावजूद नेतन्याहू की अपनी जमात पर गिरफ्त कमजोर नहीं हुई। गुज़श्ता बरस नवंबर में उनकी जमात में तकरीबन 14 साल बाद मरकजी और ज़िली सतह के इंतखाबात हुए, लेकिन कोई मजबूत हरीफ भी उनके मद्दे मुकाबिल खड़ा नहीं हुआ। यूं पार्टी के अंदर बेंजामिन नेतन्याहू की क़यादत मजीद मुस्तहकम होती हुई दिखाई दे रही है और यह तासुर उभरा है कि पार्टी इंतखाबी मार्के के लिए पहले ही तैयार हो चुकी, लेकिन अवामी सतह पर सूरत हाल इसके बरक्स दिखाई देती है। राय शुमारी के एक हालिया जायजे के मुताबिक अगर इस वक्त इंतखाब हुए तो अपोजिशन इत्तेहाद 120 रुकनी पार्लियामान में 61 नशस्तें हासिल करके हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ सकता है, जबकि हुकूमती इत्तेहाद की नशस्तें कम होकर 49 रहने का इम्कान है। उसी सर्वे में यह भी सामने आया कि 55% इजरायली चाहते हैं कि नेतन्याहू सियासत से रिटायर हो जाएं, जबकि 38% को अब भी पार्टी की सियासत में उनकी क़यादत देखना है और 7% ने कोई राय नहीं दी। सर्वे के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और उनकी इत्तेहादी जमात हालिया दिनों में अपनी नशस्तों से महरूम होती हुई दिखाई दे रही है, जबकि अपोजिशन की पोजीशन मजबूत हो रही है, जो मौजूदा हालात में हुकूमत बनाने की हद यानी 61 नशस्तों तक पहुंच सकती है, जबकि अरब अराकीन की नुमाइंदगी 10 नशस्तों तक रहने का इम्कान है। ये तब्दीलियां ऐसे वक्त में सामने आ रही हैं जब इजराइल को बैक वक्त कई चैलेंजेस का सामना है, जिसमें ईरान के साथ कशीदगी, लबनान की सूरत हाल और अंदरूने मुल्क बढ़ता हुआ तशद्दुद शामिल है। इन तमाम अवामिल ने राय आमा को मुतासर किया और सियासी फजा को मजीद गैर यकीनी बना दिया। इसी तनाजुर में पार्लियामेंट तहलील करने और कबल अज वक्त इंतखाबात कराने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि अक्टूबर में मौजूदा हुकूमत की मुद्दत मुकम्मल होने से पहले ही सितंबर में इंतखाबात कराए जा सकते हैं। लेकिन नेतन्याहू के लिए असल चैलेंज सिर्फ इंतखाबी मैदान नहीं बल्कि अदालत भी है, जहां वो कई बरसों से मुकदमात का सामना कर रहे हैं और उनके खिलाफ बदउनवानी के 3 बड़े मुकदमात जेर समात हैं, जिनमें रिश्वत, फ्रॉड और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के इल्जामात शामिल हैं, जिन पर इजरायली वज़ीर आज़म का 2020 में बाकायदा ट्रायल शुरू हुआ, जिसके साथ ही वो इजराइल की तारीख के पहले ऐसे बरसरे इक़्तिदार वज़ीर आज़म बने जो फौजदारी मुकदमात का सामना कर रहे हैं। ये ट्रायल गुज़श्ता 5 साल से ज़ायद अरसे से जारी है और इसमें 300 से ज़ायद गवाहान शामिल हो चुके हैं। कोरोना वबा और गजा जंग समेत मुख्तलिफ वजूहात के बायस अदालती कार्रवाई बारहा मुअख्खर होती रही और नेतन्याहू मुतअद्दिद बार अदालत में पेश हुए और उन्होंने तमाम इल्जामात को मुस्तरद करते हुए इसे एक पॉलिटिकल मुहिम करार दिया। अंदरूनी मुकदमात के अलावा बैनुल-अक़वामी सतह पर भी हालिया दिनों में इजरायली वज़ीर-ए-आज़म पे दबाव बढ़ा है। 2024 में बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत ने गजा जंग के तनाजुर में उनके खिलाफ जंगी और इंसानियत के खिलाफ जराइम के इल्जामात पे गिरफ्तारी के वारंट जारी किए थे। इसके बावजूद वो न सिर्फ इक़्तिदार में है बल्कि आइंदा इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए भी तैयार दिखाई देते हैं। यूं इस वक्त नेतन्याहू की मुश्किलात गैर मामूली तौर पर बढ़ चुकी हैं, जहां सियासी बका, अवामी हिमायत और कानूनी चैलेंजेस एक साथ उनके सामने हैं। आने वाले महीने ये तय करेंगे कि वो हुकूमत पर अपनी तवील सियासी गिरफ्त बरकरार रखते हैं या इजराइल एक नई क़यादत की तरफ बढ़ता है। इसी मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है दिफाई तजज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू के सियासत से अलविदा होने की जो खबर दी, ये कोई ज़ाती अनाद की बुनियाद पर दी गई है या हकायक को मद्देनजर रख के दी गई है या फिर इसकी वजह कुछ और लगती है? देखिए, बेसिकली मुझे ये लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इज वेरी अनॉयड विद हिम, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने मिस कैलकुलेशन करके, मिस रिपोर्टिंग करके और मैं प्रेसिडेंट ट्रंप को ये कन्विंस किया कि ईरान इज अ वेरी वीक कंट्री और हम एक हफ्ते में ईरान के अंदर ईरान की रजीम चेंज कर लेंगे, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ख़त्म कर लेंगे, मिसाइल्स और ड्रोन कैपेबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो कर देंगे और हम एक रजीम चेंज करके अपनी मर्जी की हुकूमत लाएंगे और ईरान पे हमारा कब्जा हो जाएगा और हमारे आइंदा के लिए ईरान विल बी टोटली इन आवर कंट्रोल। और जो हम ग्रेटर इजराइल के लिए जाएंगे कभी भी, तो कम अज़ कम ईरान का थ्रेट जो हमेशा से हमारे साथ मंडलाता है वो ख़त्म हो जाएगा। और इसी खुश फहमी में उन्होंने अटैक किया और देन ही रियलाइज के 7 दिन के बजाय वो 60 दिन में भी वहां पर कुछ अचीव नहीं कर सके, डिस्पाइट वेस्टिंग ऑफ 42 एयरक्राफ्ट, $1 बिलियन के इकोनॉमिक लॉस और उसके बाद अपनी बदनामी अलहदा और दुनिया को इकोनॉमिक, एनर्जी क्राइसिस में, फूड क्राइसिस, फूड सिक्योरिटी क्राइसिस के अंदर डाल दिया। तो ये मेरे ख्याल में जिसकी वजह से वो ही फेल्ट कट आउट ज़ाहिर है वो अपने, और कई दफ़ा उनके खास वर्ड भी आपस में इस्तेमाल हुए हैं
और जिसकी वजह से उन्होंने ये सोचा कि अगर नेतन्याहू इस अकॉर्ड साइन होने के बाद रिजाइन कर देता है, एटलीस्ट मुझे कुछ रिलीफ ये मिलेगी कि अपने इलेक्शन के लिए मैं एक अच्छा अकॉर्ड मुआहदा भी कर लेता हूँ। वो मैंने ईरान को डीन्यूक्लियराइज कर दिया, उसको एटम बम की जो ताकत थी वो बिल्कुल खत्म कर दी, उसका थ्रेट खत्म कर दिया, एंड देन ही कुड हैव अ फेदर इन द कैप, और जाके वो अपने को रिट्रीव कर इलेक्शन से मिड टर्म इलेक्शन के अंदर। ये डिजाइन मुझे लगता है, क्योंकि अदरवाइज इस स्टेज पे आके ये ऐसी बातें करने, बिकॉज ट्रम्प को ये पता है, ये मिस्टर नेतन्याहू को ये पता है कि अगर अकॉर्ड साइन होता है, जंग बंदी मुस्तकिल होती है, तो नेतन्याहू का बोरिया बिस्तरा गोल, और इसको इसके खिलाफ मुकदमा भी चलेगा और इसको जेल भी जाना पड़ेगा। दिस इज व्हाट इज ब्रिगेडियर साहब, आप समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का इतना इन्फ्लुएंस है कि वो आइंदा से बेंजामिन नेतन्याहू को बाज रख सकें? क्योंकि एक्सियोस की जो कॉल का हवाला दिया गया, जैसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि एक नैरेटिव बिल्डिंग के लिए इसको लीक किया गया है या इसका एक हवा बनाया गया है, उससे तो ये तासुर मिलता था कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप का इतना असर और रसूख है या अमेरिका का इतना असर और रसूख है कि इजराइल की सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी दबाव डाला हुआ है कि बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर जो केसेस हैं उनको ख़त्म किए जाए या उससे बाज रखा जाए। तो क्या ऐसा इन्फ्लुएंस आपको होता दिखाई देता है या फिर अमेरिका यकतरफा ये नैरेटिव बना रहा है? देखिए, अमेरिकन का काफी जो है कंट्रोल इजराइल के ऊपर है, और इजराइल की इकोनॉमी काफी सपोर्ट करती है अमेरिका के इलेक्शन के अंदर। और जो आपके सामने जो हम पैक कहते हैं, ये पैक वो आप देख लें, इनको भी काफी उम्मीद है कि वो भी इलेक्शन में इनको जो है सेनेट में और कांग्रेस के इलेक्शन में काफी सपोर्ट करें, बिकॉज लॉट ऑफ फंडिंग कम्स फ्रॉम दैट ऑर्गेनाइजेशन, और वो अपने लोगों को काफी सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर नेतन्याहू को बाद में एक झटका लगता है, उसको रिजाइन करना पड़ जाता है या वो रिजाइन खुद कर देता है, तो आप उससे ये अंदाजा लगा लें कि एटलीस्ट प्रेसिडेंट ट्रम्प ये कह सकता है कि मैसेज करने हो सकता है कि इसको इसलिए हटाया गया कि इसने मिस कैलकुलेशन की, इनका इंटेलिजेंस फेलियर था, इन्होंने गलत परसेप्शन बनाया ईरान के बारे में, जिससे अमेरिकन को एम्बैरसमेंट होनी पड़ी। शायद अमेरिकन जो ये इनके हैं जूस, वो भी इस बात को मुतफिक हों और एक ही कुर्बानी से एटलीस्ट दूसरे को सर्वाइव मिल जाए, लगता यही है। बट अदरवाइज जनरली आई फील कि इजराइल की इतनी ज़्यादा मजाल नहीं है कि वो लेबनान में भी जाए, वहाँ जाके अटैक भी करे, 25 फीसद इलाके पे कब्जा भी कर ले और उसमें अमेरिका की मर्जी शामिल हो, क्योंकि इजराइल ये अमेरिका का बगल बच्चा है, ये उसकी प्रॉक्सी है। जिस तरीके से बाकी ईरान की प्रॉक्सीज हैं, हमास, हिजबुल्ला और हुतीज, इसी तरह अमेरिका की प्रॉक्सी जो है वो है इजराइल। तो आई थिंक ये चीज़ें लग रही हैं, लेकिन अभी जिस तरीके से अमेरिकन प्रेसिडेंट अटैक शुरू कर दिए, ये अनकॉल्ड फॉर है। आई थिंक इससे अमेरिका को और ज़्यादा किफ़त उठानी पड़ेगी और एम्बैरसमेंट होगी। ये अपने टारगेट ना पहले अचीव कर सके, ना अचीव कर सके। हाँ, एक होगा कि दुनिया में इकोनॉमिक डिजास्टर्स हो जाए, एनर्जी डिजास्टर्स हो जाए, फूड सिक्योरिटी के डिजास्टर हो। जाहिर है कि जब आपने नेवल ब्लॉकेट भी किया हुआ है, आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉकेट किया हुआ है, ना वहाँ से ऑयल निकल सकता है ईरान का, ना मिडल ईस्ट ऑयल निकल सकता है, ना फूड सिक्योरिटी का लीजिए ममालिक को जा सकती है। तो आप सोचें, और फिर हमारे ममालिक को, हमारे खिते में कितनी बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस होंगे। ऑयल डीजल की प्राइस आप ये देख लें, अगर अभी $104 पर बैरल है, इट कुड गो टू 130, 135, 125, तो कितनी 500 से ऊपर जो है वो पेट्रोल चला जाएगा। उसके साथ ही साथ जो इन्फ्लेशन आएगी, महंगाई होगी, उसको कौन रोक सकेगा। तो आई थिंक ये इसकी वजह से पूरी दुनिया चाहती है, इवन अमेरिकन पब्लिक चाहती है, अमेरिकन सेनेट, उसके बाद कांग्रेस, नेटो, यूरोपियन यूनियन, खलीजी ममालिक, रशिया, चाइना, हमारा खिता, सब एवरीबडी वांट दे शुड नो वॉर। अगर अमेरिका डिस्पाइट इसे करता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपके सामने नजर आते हैं। यानी इजराइल जितनी भी इस वक्त दुनिया के अंदर शिद्दत पसंदी को अपना रहा है और उसको फैला रहा है, उसके पीछे अगर अमेरिका अपना हाथ उठा ले तो इजराइल के पास कुछ नहीं रहेगा। तो यूं बुनियादी तौर पे ये जो सामने आने वाला बयान है, ये एक रिफ्ट का इजहार कर रहा है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी पीर के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।
अल्लाह ने के बाद।